गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सीमा रंगा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ फिजिक्स बाय प्रमोद सीमा। तो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हमारे जो भी महान वैज्ञानिक हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ का नाम है भारतीय ज्ञान और परंपरा के अंतर्गत अपने वैज्ञानिकों को पहचानें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीवी रमन जी के बारे में, जो कि इंडियन फिजिसिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सीवी रमन जी का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 को हुआ था, जो कि कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एक स्कूल में पढ़ाते थे। वह भौतिकी और गणित के विद्वान और संगीत प्रेमी थे। चंद्रशेखर वेंकट नमन की माता जी का नाम पार्वती अमाल थी। उनके पिता वहाँ कॉलेज में अध्यापन का कार्य करते थे और वेतन था मात्र 10 रुपया। उनके पिता को पढ़ने का बहुत ही शौक था, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। रमन का विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों से परिचय बहुत छोटी सी उम्र में ही हो गया। संगीत के प्रति उनका लगाव और प्रेम भी छोटी आयु से ही आरंभ हुआ और आगे चलकर उनकी वैज्ञानिक खोजों का विषय बना। शिक्षा। रमन अपनी कक्षा के बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। उन्हें समय समय पर पुरस्कार और छात्रवृत्तियां मिलती रहीं। अध्यापक बार बार उनकी अंग्रेजी भाषा की समझ, स्वतंत्रता, प्रियता और दृढ़ चरित्र की प्रशंसा करते थे। जब उनके पिता तिरुचिरापल्ली से विशाखापट्टनम में आकर बस गए तो उनका स्कूल समुद्र के तट पर था। उन्हें अपनी कक्षा की खिड़की से समुद्र की अगाध नीली जलराशि ने इस छोटे से लड़के की कल्पना को सम्मोहित कर लिया। बाद में समुद्र का यही नीलापन उनकी खोज का विषय बना। केवल 11 वर्ष की उम्र में ही वह 10वीं की परीक्षा में प्रथम आए। रमन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए में प्रवेश लिया। वह प्रोफेसर का फेबरी पिराट इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल करके प्रकाश की किरणों को मापने का प्रयास करते। 6 मई 1907 को कृष्ण स्वामी अय्यर की सुपुत्री त्रिलोक सुंदरी से रमन का विवाह हुआ। रमन की मनस्थिति का अनुमान प्रोफेसर जोन्स भी नहीं समझ पाते थे। रमन किस चीज़ की खोज में है और क्या खोज हो चुकी है। उन्होंने रमन को सलाह दी कि अपने परिणामों को शोध पेपर की शक्ल में लिखकर लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसफिकल पत्रिका को भेजे। सन 1906 में पत्रिका के नवंबर अंक में उनका पेपर प्रकाशित हुआ। विज्ञान को दिया। रमन का यह पहला योगदान था। उस समय वह केवल 18 वर्ष के थे। कुछ दिनों के पश्चात रमन ने एक और शोध पेपर लिखा और लंदन में विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिका नेचर को भेजा। उस समय तक वैज्ञानिक विषयों पर स्वतंत्रतापूर्वक खोज करने का आत्मविश्वास उनमें विकसित हो चुका था। 6 मई 1907 को कृष्ण स्वामी अय्यर की सुपुत्री त्रिलोक सुंदरी से रमन का विवाह हुआ। रमन की प्रतिभा अद्वितीय थी। उस समय भारत में पूर्णकालिक वैज्ञानिक कैरियर बनने के अवसर सीमित थे, इसलिए अध्यापकों ने रमन के पिता को सलाह दी कि वह रमन को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दे। लेकिन उनके नाजुक स्वास्थ्य ने उनके प्रोफेसरों को इस बात की चिंता में डाल दिया। डॉक्टर का कहना था कि स्वास्थ्य नाजुक है और वह इंग्लैंड की सख्त जलवायु को सहन नहीं कर पाएंगे। यदि डॉक्टर मना नहीं करता तो रमन भी अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों की तरह देश के लिए खो जाते। रमन के पास अब कोई अन्य रास्ता नहीं था। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे। इसमें उत्तीर्ण होने से नौकरी मिलती थी। इसमें पास होने पर वह सरकार के वित्तीय विभाग में अफसर नियुक्त हो गए। रमन यह सरकारी नौकरी करने लगे। इसमें उन्हें अच्छा वेतन और रहने का बंगला मिला। रमन कोलकाता में सहायक महालेखापाल के पद पर नियुक्त थे, किंतु रमन का मन बहुत ही अशांत था क्योंकि वह विज्ञान में अनुसंधान कार्य करना चाहते थे। शोध कार्य। एक दिन दफ्तर से घर लौटते समय उन्हें इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस का बोर्ड दिखा और अगले ही पल वो परिषद के अंदर जा पहुंचे। उस समय वहां परिषद की बैठक चल रही थी। बैठक में आशुतोष मुखर्जी जैसे विद्वान उपस्थित थे। यह परिषद विज्ञान की अग्रगामी संस्था थी। इसके संस्थापक थे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। उन्होंने सन 1876 में देश में वैज्ञानिक खोजों के विकास के लिए इनकी स्थापना की थी। कई कारणों से इस इमारत का वास्तविक उपयोग केवल वैज्ञानिकों के मिलन या विज्ञान पर भाषण आदि के लिए होता था। संस्था की प्रयोगशाला और उपकरणों पर पड़े पड़े धूल जमा हो रही थी। जब रमन ने प्रयोगशाला में प्रयोग करने चाहे तो सारी सामग्री और उपकरण उनके सुपुर्द कर दिए गए।
इस तरह परिषद में उनके वैज्ञानिक प्रयोग शुरू हुए और उन्होंने वह खोज की जिससे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। रमन सुबह 5:30 बजे परिषद की प्रयोगशाला में पहुंच जाते और पौने 10 बजे आकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाते। ऑफिस के बाद शाम 5 बजे फिर प्रयोगशाला पहुंच जाते और रात 10 बजे तक वहां काम करते। यहाँ तक कि रविवार को भी सारा दिन वह प्रयोगशाला में अपने प्रयोगों में ही व्यस्त रहते थे। वर्षों तक उनकी यही दिनचर्या बनी रही। उस समय रमन का अनुसंधान संगीत वाद्यों तक सीमित था। उनकी खोज का विषय था कि वीणा, वायलिन, मृदंग, तबले जैसे वाद्यों में से मधुर स्वर क्यों निकलता है। जल्दी ही उन्होंने युवा वैज्ञानिकों का एक ऐसा दल तैयार कर लिया जो उनके प्रयोगों में सहायता करता था। वह परिषद के हाल में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए भाषण भी देने लगे, जिससे युवा लोगों को विज्ञान में हुए नए विकासों से परिचित करा सके। वह देश में विज्ञान के प्रवक्ता बन गए। रमन की विज्ञान में लगन और कार्य को देखकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति आशुतोष मुखर्जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि रमन को 2 वर्ष के लिए उनके काम से छुट्टी दे दी जाए, जिससे वह पूरी तन्मयता और ध्यान से अपना वैज्ञानिक कार्य कर सके। लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसी दौरान परिषद में भौतिक शास्त्र में तारकनाथ पालित चेयर की स्थापना हुई। चेयर एक ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक को मिलनी थी। मुखर्जी उत्सुक थे कि चेयर रमन को ही मिले। चेयर के लिए लगाई गई शर्तों में रमन एक शर्त पूरी नहीं करते थे कि उन्होंने विदेश में कार्य नहीं किया था। मुखर्जी ने रमन को बाहर जाने के लिए कहा, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने मुखर्जी से विनती की कि यदि सेवा की आवश्यकता है तो इस शर्त को हटा दिया जाए। अंततः मुखर्जी साहब ने ऐसा ही किया। रमन ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और सन 1917 में एसोसिएशन के अंतर्गत भौतिक शास्त्र में पालित चेयर स्वीकार कर ली। विदेश यात्रा में रमन वेंकटरमन ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की MARC लैबोरेटरीज ऑफ मैकुलर बायोलॉजी के स्ट्रक्चरल स्टडी विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक थे। सन 1921 में ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हो रही यूनिवर्सिटीज़ कांग्रेस के लिए रमन को निमंत्रण मिला। उनके जीवन में इससे एक नया मोड़ आया। सामान्यतः समुद्री यात्रा उकता देने वाली होती हैं, क्योंकि नीचे समुद्र और ऊपर आकाश के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन रमन के लिए आकाश और सागर वैज्ञानिक दिलचस्पी की चीज़ें थीं। भूमध्य सागर के नीलेपन ने रमन को बहुत आकर्षित किया। वह सोचने लगे कि सागर और आकाश का रंग ऐसा नीला क्यों है, नीलेपन का क्या कारण है। रमन जानते थे लॉर्ड रेले ने आकाश के नीलेपन का कारण हवा में पाए जाने वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की किरणों का छितराना माना है। लॉर्ड रेले ने यह कहा था कि सागर का नीलापन मात्र आकाश का प्रतिबिंब है, लेकिन भूमध्य सागर के नीलेपन को देखकर उन्हें लॉर्ड रेले के स्पष्टीकरण से संतोष नहीं हुआ। जहाज के डेक पर खड़े खड़े उन्होंने नीलेपन के कारण की खोज का निश्चय किया। वह लपक कर नीचे गए और उपकरणों को लेकर डेक पर आए, जिससे वह परीक्षण कर सके कि समुद्र का नीलापन प्रतिबिंब प्रकाश है या कुछ और। उन्होंने पाया कि समुद्र का नीलापन उनके भीतर से ही था। प्रसन्न होकर उन्होंने इस विषय पर कलकत्ते की प्रयोगशाला में खोज करने का निश्चय किया। कलकत्ता लौटने पर उन्होंने समुद्री पानी के अणुओं द्वारा प्रकाश छितराने के कारण का और फिर तरह तरह के लेंस, द्रव गैसों का अध्ययन किया। प्रयोगों के दौरान उन्हें पता चला कि समुद्र के नीलेपन का कारण सूर्य की रोशनी पड़ने पर समुद्री पानी के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का छितराना है। सूर्य के प्रकाश के बाकी रंग मिल जाते हैं। इस खोज के कारण सारे विश्व में उनकी प्रशंसा हुई। उन्होंने वैज्ञानिकों का एक दल और तैयार किया जो कि ऐसी चीज़ों का अध्ययन करता था। ऑप्टिक्स नाम के विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए सन 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बना लिया गया। यह बहुत सम्मान की बात थी। रमन के समुदाय में दिए गए भोज में आशुतोष मुखर्जी ने उनसे पूछा, अब आगे क्या? तुरंत उत्तर आया, अब नोबेल पुरस्कार। उस भोज में उपस्थित लोगों को उस समय यह सेक चिल्ली की सेखी की ही लगी होगी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासित भारत में विज्ञान आरंभिक अवस्था में ही था। उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि विज्ञान में एक भारतीय इतनी जल्दी नोबेल पुरस्कार जीतेगा। लेकिन रमन ने यह बात पूरी गंभीरता से कही थी। महत्वाकांक्षा, साहस और परिश्रम उनका आदर्श थे।
वह नोबेल पुरस्कार जीतने के महत्वाकांक्षी थे और इसलिए अपने शोध में तन मन धन लगाने को तैयार थे। दुर्भाग्य से रमन के नोबेल पुरस्कार जीतने से पहले ही मुखर्जी साहब चल बसे थे। एक बार जब रमन अपने छात्रों के साथ द्रव के अणुओं द्वारा प्रकाश को चितराने का अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें रमन इफेक्ट का संकेत मिला। सूर्य के प्रकाश की एक किरण को एक छोटे से छेद से निकाला गया और फिर बेंजीन जैसे द्रव में से गुजरने दिया गया। दूसरे छोर से डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा छितरे प्रकाश स्पेक्ट्रम को देखा गया। सूर्य का प्रकाश एक छोटे से छेद में से आ रहा था जो छितरी हुई किरण रेखा और रेखाओं की तरह दिखाई दे रहा था। इन रेखाओं के अतिरिक्त रमन और उनके छात्रों ने स्पेक्ट्रम में हुई असाधारण रेखाएं भी देखी। उनका विचार था कि रेखाएं द्रव की अशुद्धता के कारण थी, इसलिए उन्होंने द्रव को शुद्ध किया और फिर से देखा, मगर रेखाएं फिर भी बनी रही। उन्होंने यह प्रयोग द्रव अन्य द्रवों के साथ भी किया तो रेखाएं दिखाई देती रही। इन रेखाओं का अन्वेषण कुछ वर्षों तक चलता रहा। इससे कुछ विशेष परिणाम नहीं निकला। रमन सोचते रहे कि ये रेखाएं क्या हैं। एक बार उन्होंने सोचा कि इन रेखाओं का कारण प्रकाश की कणीय प्रकृति है। यह आधुनिक भौतिकी के आरंभिक दिन थे। तब यह नया सिद्धांत था कि प्रकाश एक लहर की तरह भी है और कण की तरह भी व्यवहार करता है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सन 1927 में अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय के A.H. कॉम्पटन का कॉम्पटन इफेक्ट की खोज के लिए मिला। कॉम्पटन इफेक्ट एक्सरे कणीय प्रकृति के कारण उत्पन्न हुआ। रमन को लगा कि उनके प्रयोग में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रकाश की किरण कणों की धारा की तरह व्यवहार कर रही थी। फोटॉन्स रसायन द्रव के अणुओं पर वैसे ही आघात करते थे जैसे एक क्रिकेट की बॉल फुटबॉल पर करता है। क्रिकेट का बॉल फुटबॉल से टकराता तो तेजी से है, लेकिन वह फुटबॉल को थोड़ा सा ही हिला पाता है। उनके विपरीत क्रिकेट का बॉल स्वयं दूसरी ओर कम शक्ति से उछल जाता है और अपनी कुछ ऊर्जा फुटबॉल के पास छोड़ जाता है। कुछ असाधारण रेखाएं देती हैं क्योंकि फोटॉन्स इसी तरह कुछ अपनी ऊर्जा छोड़ देते हैं और छितरे प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कई बिंदुओं पर दिखाई देते हैं। अन्य फोटॉन्स अपने रास्ते से हट जाते हैं, न ऊर्जा लेते हैं और न ही छोड़ते हैं, इसलिए स्पेक्ट्रम में अपनी सामान्य स्थिति में दिखाई देते हैं। रमन अपनी खोज की घोषणा करने से पहले बिल्कुल निश्चित होना चाहते थे कि इन असाधारण रेखाओं को अधिक स्पष्ट तौर से देखने के लिए उन्होंने सूर्य के प्रकाश के स्थान पर मरकरी वेपर लैंप का इस्तेमाल किया। वास्तव में इस तरह रेखाएं अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी। अब वह अपनी नई खोज के प्रति पूर्ण रूप से निश्चित थे। यह घटना 28 फरवरी 1928 में घटी। अगले ही दिन वैज्ञानिक रमन ने इसकी घोषणा विदेश प्रेस में कर दी। प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर ने उसे प्रकाशित किया। रमन ने 16 मार्च को अपनी खोज नई रेडिएशन के ऊपर बेंगलोर में स्थित साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में भाषण दिया। इफेक्ट की प्रथम पुष्टि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटीज अमेरिका के R.W. वुड ने की। अब विश्व की सभी प्रयोगशालाओं में रमन इफेक्ट पर अन्वेषण होने लगे। यह उभरती आधुनिक भौतिकी के लिए अतिरिक्त सहायता थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इस महान खोज की याद में 28 फरवरी का दिन हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वैज्ञानिक लोग भाषणों द्वारा विज्ञान और तकनीकी की उन्नति और विकास एवं उसकी उपलब्धियों के बारे में सामान्य लोगों व बच्चों को बताते हैं। सन 1928 में इसी दिन देश में सस्ते उपकरणों का प्रयोग करके विज्ञान की एक मुख्य खोज की गई। तब पूरे विश्व को पता चला कि ब्रिटिश द्वारा शासित और पिछड़ा हुआ भारत भी आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकता है। यह खोज केवल भारत के वैज्ञानिक इतिहास में ही नहीं बल्कि विज्ञान की प्रगति के लिए भी एक मील का पत्थर प्रमाणित हुई। रमन को यह पूरा विश्वास था कि वह अपनी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जरूर मिलेगा, इसलिए पुरस्कारों की घोषणा से 6 महीने पहले ही उन्होंने स्टॉकहोम के लिए टिकट का आरक्षण करवा लिया। नोबेल पुरस्कार जीतने वालों की घोषणा नवंबर 1930 में हुई। व्यक्तित्व।
श्री वेंकटरमन के विषय में खास बात यह है कि वे बहुत ही साधारण और सरल तरीके से रहते थे। वह प्रकृति प्रेमी भी थे। वे अक्सर अपने घर से ऑफिस साइकिल से आया जाया करते थे। दोस्तों के बीच वेंकी नाम से प्रसिद्ध थे। एक साक्षात्कार में वेंकटरमन के पिता श्री सीवी रामाकृष्णन ने बताया कि नोबेल पुरस्कार समिति के सचिव ने लंदन में एक वेंकटरमन को फोन कर नोबेल पुरस्कार देने की बात कही तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वेंकट ने उन्हें कहा कि क्या आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिलने से पहले अक्सर वेंकटरमन के मित्र फोन कर उन्हें नोबेल मिलने की झूठी खबर देकर चिढ़ाया करते थे। उन्हें बच्चों का साथ बहुत भाता था। वह अक्सर अपने इंस्टीट्यूट में स्कूल के बच्चों को आमंत्रित करते और घंटों तक उन्हें इंस्टीट्यूट और वहाँ की चीज़ें दिखाते रहते थे। वह बड़ी दिलचस्पी से उन्हें अपने प्रयोग और उपकरणों के बारे में समझाते। वह स्वयं स्कूलों में जाकर विज्ञान पर भाषण देते और बताते कि विज्ञान हमारे चारों ओर है, हमें उनका पता लगाना है। विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। वह बच्चों को कहते थे कि तारों, फूलों, आसमान और आसपास घटती घटनाओं को देखो, उनके बारे में सवाल पूछो, अपनी बुद्धि और विज्ञान की सहायता से उत्तरों की खोज करो। चंद्रशेखर वेंकटरमन आने वाली नई सुबह के अग्रदूत थे। रमन ने अपने जीवन काल में ही रमन इफेक्ट के लिए फिर से आधुनिक प्रयोगशालाओं में रुचि उत्पन्न होती देखी। इसका श्रेय सन 1960 में लेजर की खोज को जाता है। एक सशक्त और शक्तिशाली प्रकाश पहले रमन इफेक्ट की स्पष्ट तस्वीर के लिए कई दिन लग जाते थे। लेजर से वही परिणाम कुछ ही देर में मिल जाता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में, जैसे रसायन उद्योग, प्रदूषण की समस्या, दवाई उद्योग, प्राणी शस्त्र के अध्ययन में छोटी मात्रा में दिए जाने वाले रसायनों का पता लगाने के लिए रमन इफेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। रमन इफेक्ट आज उन चीज़ों के बारे में सूचना दे रहा है जिसके बारे में रमन ने इसकी खोज के समय कभी सोचा भी नहीं था। आज के कई ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों ने रमन की बातें और भाषण सुनकर ही विज्ञान को अपना विषय चुना था। स्वतंत्र संस्थान की स्थापना सन 1933 में डॉक्टर रमन को बेंगलुरु में स्थापित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के संचालन भार सौंपा गया। वहां उन्होंने 1948 तक कार्य किया। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात रमन को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उन्हें लगा था कि देश में विज्ञान को विकसित करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा है जिसके लिए इतना प्रयास कर रहे थे। इसके विपरीत वैज्ञानिकों को बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाने लगा। यद्यपि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अपने देश में काफ़ी अवसर और बहुत ही विस्तृत क्षेत्र था, इसके लिए भी हमें भीतर देखने की जरूरत थी। बाद में डॉक्टर रमन ने बेंगलुरु में अपने लिए एक स्वतंत्र अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की 1948 में स्थापना की। इसके लिए उन्होंने कोई सहायता भी नहीं ली। उन्होंने अपनी बचत और धन इकट्ठा किया, दान मांगा, कुछ उद्योग आरंभ किए जिससे इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए नियमित रूप से धन मिलता रहे। रमन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। डॉक्टर रमन अपने संस्थान में जीवन के अंतिम दिनों मृत्यु 21 नवंबर 1970 तक शोध कार्य करते रहे। ये है हमारे चंद्रशेखर वेंकटरमन, जिनका जन्म 1888 से लेकर 1970 तक रहा। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर सीरीज़ अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।